हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जस्ट लॉ क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ। पिछले चैप्टर में हमने यूएनओ को ओवरव्यू उसका देख लिया था कि यूएनओ किस तरीके से स्टेबल हुआ, कौन कौन से सम्मेलन हुए उसमें, उसके कौन कौन से भाग हैं, यानी कि उसके जो जो अंग हैं वो 6 अंग हमने उस दिन देख लिए थे। आज हम उसका यूएनओ का एक जो मेन अंग है वो देखने वाले हैं। अब वो है हमारा क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को आर्टिकल 23 से 32 के बीच में डिफाइन किया गया है। ये आर्टिकल याद रखने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि 23 है और उसका जस्ट अपोजिट 32 है। तो 23 से लेके 32 तक हम आज क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल उसकी स्थापना, जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो उसी में उसमें ये अंग भी शामिल किया गया था, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल उसका पार्ट है। सबसे पावरफुल यही है क्योंकि यही है जो सुरक्षा के लिए आर्म्स फोर्स का भी यूज करता है। सिक्योरिटी काउंसिल की ही ड्यूटी होती है पूरी विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने का। अगर शांति व सुरक्षा को कहीं पर भी खतरा होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल उसको रोकने के, जो डिस्प्यूट हो रखा है या अगर वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रखी है तो उसको रोकने के लिए, उसको सेटलमेंट करने के लिए कुछ तरीके आजमाती है। उन तरीकों को हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि यूएनओ में मेंबर कितने हैं। तो यूएनओ में 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो कि नॉन परमानेंट, इम्परमानेंट नंबर है, जो कि बदलते रहते हैं। ये वे 10 कंट्रीज होंगे जो कि हर 2 साल बाद बदलते रहेंगे। हर 2 साल बाद में इनका 1/3 हटके और इसमें नए आ जाएंगे। जब यूएनओ की स्थापना हुई थी उस समय यूएनओ में ज्यादा मेंबर नहीं थे, पर आज यूएनओ में 193 कंट्री उसके मेंबर हैं। वो 193 कंट्री है जो कि क्या है, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जब आज इसके अंदर 5+10 है, पर 1965 से पहले यहाँ पर कितने मेंबर थे, ओनली 9 मेंबर ही थे। धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्रीज यूएनओ में जुड़ते गए वैसे वैसे इसकी संख्या भी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते ये कितनी हो गई, अब हो गई 15। टोटल कितनी हो गई है ये 15। तो 5 जो कंट्रीज हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं, वे कंट्रीज हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो विजेता थे, जो उसमें वॉर में जो जीते थे, वही कंट्रीज उसके क्या है, परमानेंट मेंबर आते हैं, जो कि उसको एक्चुअल में देखा जाए तो वही उसको संचालित भी वही कर रहे हैं, वही उसको चला रहे हैं। तो उनमें कौन कौन सा है, आपका सबसे पहले आ जाएगा चीन, यूनाइटेड नेशन अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, रूस। यूनाइटेड नेशन अमेरिका आ गया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। ये वो देश हैं जो कि यूएनओ में, सिक्योरिटी काउंसिल में उसके परमानेंट मेंबर है। इसकी जगह कोई और नहीं लेता है। पर बार बार इस चीज पर सवाल उठते रहे हैं, और नहीं बल्कि भारत ने भी, इंडिया ने भी बार बार इस चीज की डिमांड की है कि जब यूएनओ की स्थापना की गई थी
उस समय वहां पर कंट्री बहुत कम थे जो यूएनओ के अंडर में आते थे, जिन्होंने यूएनओ को एक्सेप्ट किया था या उसको स्वीकार किया था। पर आज वहां पर कितने कंट्रीज हैं? 193 कंट्री आते हैं। तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या में भी क्यों ना बढ़ोतरी कर दी जाए। और इंडिया ने भी कहा है कि वो भी परमानेंट मेंबर्स में शामिल हो। अदर कंट्रीज भी बार बार ये डिमांड करते आ रहे हैं कि वे परमानेंट मेंबरों में उनको शामिल किया जाए। यह परमानेंट मेंबर में बार बार शामिल होने की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि इन परमानेंट मेंबर के पास में कुछ स्पेशल पावर दी गई है। उनको वहां पर एक्ट करने के लिए, कार्य करने के लिए स्पेशल पावर है। अब उनके कार्य कौन कौन से हैं? प्रक्रिया संबंधी कार्य हैं और विवादों के और विशेष मामलों के संबंधित उनके कार्य आते हैं। प्रक्रिया यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की प्रोसेसिंग है उसके रिलेटेड, ये यूएनओ की प्रोसेस से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो प्रक्रिया संबंधी कार्य होते हैं। विशेष मामले वे मामले होते हैं जहां पर मान लीजिए किसी कंट्रीज को अगर बैन करना है या रोक लगानी है या किसी की ऐसी कोई उसकी एक्टिविटी हो रही है जो कि खतरा उत्पन्न कर सकती है, वॉर की स्थिति ला रही है। कुछ समय पहले आपने ये भी देखा होगा भारत बार बार एक टेररिस्ट को कह रहा था कि इंटरनेशनल टेररिस्ट उसे घोषित किया जाए, पर वहां पर क्या हुआ कि 4 कंट्री तो मान गई, बट चाइना ने उसका क्या कर दिया? वीटो पावर का यूज कर दिया। तो इन कंट्रीज के पास क्या है? वीटो पावर दिया हुआ है, यानी कि कोई भी मामला तब तक एक्सेप्ट वो स्वीकार नहीं होगा, तब तक वो आगे प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा जब तक कि ये सभी कंट्रीज, ये 5 जो परमानेंट मेंबर हैं ये उसको स्वीकार नहीं कर देते। अगर एक भी कंट्री, इनमें से कोई सा भी एक कंट्री अगर अपनी वीटो पावर का यूज करते हुए उसको अस्वीकार कर देता है तो वो अस्वीकार ही मान लिया जाता है। यानी कि 5 की मेजॉरिटी, 100% मेजॉरिटी के साथ में वो मामला एक्सेप्ट होना चाहिए। चलिए ये है। अब हम ये देखते हैं कि 5 तो कंट्री हमने देख लिए हैं कौन कौन से हैं। अब ये जो 10 कंट्रीज हैं ये कैसे कैसे इनके मेंबर लिए जाते हैं। तो 5 मेंबर कहां से लिए जाएंगे? एफ्रो एशिया से 5 मेंबर लिए जाते हैं। एफ्रो एशिया से 5 मेंबर लिए जाएंगे। लैटिन अमेरिका से 2 मेंबर, ठीक है। पूर्वी यूरोप से 1 मेंबर और पश्चिमी यूरोप और अदर जो भी क्षेत्र है, अदर दूसरे जो भी कंट्रीज है वहां से 2 मेंबर। इस तरीके से कुल मिला के कितने मेंबर हो जाते हैं? 10 मेंबर हो जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा? सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष सभी कंट्रीज में से जो ये 15 सदस्य हैं, 15 जो मेंबर्स हैं, उन सदस्यों को अल्फाबेटिकली क्या किया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो अल्फाबेटिकली, इंग्लिश के अल्फाबेटिकली जिस हिसाब से नाम आएगा उस हिसाब से उनको उसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और वो अध्यक्ष हर बार चेंज भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वही बना रहेगा, बार बार हर साल उसको अध्यक्ष उसका बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से 5 मेंबर हमने देख लिए। बाकी 10 मेंबर इस तरीके से क्या किए जाते हैं? इलेक्ट किए जाते हैं कि यहाँ से 5 मेंबर आएंगे और यहाँ से इतने आएंगे। अब इन 15 सदस्य, अगर कोई बैठक होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, कोई सम्मेलन होता है या कोई बैठक होती है, तो वहां पर इन 15 सदस्यों को तो क्या है? वोट देने का राइट है। पर
बाकी जो कंट्रीज होंगी वो उसमें प्रतिनिधि में भाग तो ले सकते हैं, पर वहां पे क्या करेंगे, वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी मामले को स्वीकार करने के लिए, किसी मामले में अगर कोई बिल है या कोई पास करने के लिए, सबसे पहले क्या मैंने बताया, इन 5 के अलावा टोटल 9 मेंबर, 5 और 4 9 मेंबर की मेजॉरिटी होनी जरूरी है। विशेष मामलों में मैंने बता ही दिया है कि ये 5 मेंबर की स्वीकृति जरूरी है। अगर किसी एक ने भी वीटो पावर का यूज कर लिया है तो वहां पर वो अस्वीकार मान लिया जाएगा। जैसे मैंने बताया, भारत ने टेररिस्ट के लिए कहा कि आप उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कीजिए, चाइना ने उसको बार बार वीटो पावर यूज करके नहीं एक्सेप्ट किया, तो उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं किया गया, और जब चाइना ने उसे एक्सेप्ट किया तभी उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया है। सबसे ज्यादा वीटो पावर आज तक के रिकॉर्ड में रशिया ने यूज की है। आज तक में सबसे ज्यादा वीटो पावर किसने यूज की है, आपके रशिया ने यूज की है। यहां अमेरिका लिख दिया जाए। चलिए, तो ये हमने इसकी जो स्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो हमने देख लिया है। अब हम आते हैं, मैंने जैसे बताया कि इसमें प्रक्रिया संबंधी और विशेष मामले हो, इन 2 टाइप के वो कार्य देखता है। प्रक्रिया यानी कि जो उसकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड होते हैं, और विशेष मामले जो मैंने बता दिया, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल इश्यू है तो उससे रिलेटेड जो मामले होंगे वो क्या कहलाएंगे, विशेष मामले कहलाते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल का कार्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, क्यों लेकर आए, उसको क्या क्या उद्देश्य दिए गए, उसको क्या क्या एक्चुअली में उसका वर्क क्या क्या है, वो हम अभी देखते हैं। पर पहले हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन काम क्या है, शांति व सुरक्षा बनाए रखना। अब अगर शांति व सुरक्षा बनाए रखना उसका वर्क है तो वो उसे कैसे बनाए रखेगा, तो सबसे पहले हम उसके तरीके देख लेते हैं, क्योंकि उसका सबसे पहला कार्य यही है। तो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पहले क्या करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पहले क्या करेगा, जहां पर डिस्प्यूट हो रहा है, जिन कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, वहां पर सबसे पहले वो आपसी वार्ता या पत्र व्यवहार से, आपसी वार्ता करवाकर या किसी पत्र व्यवहार के द्वारा उस मामले को शांत करने के लिए कोशिश करेगा। युद्ध नीति सबसे अंतिम नीति होती है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि आपसी वार्ता करके या कोई पत्र व्यवहार करके उस मामले को खत्म किया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि पंचों, मध्यस्थों या इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा, ये आईसी मैंने इंटरनेशनल कोर्ट लिखा है, इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा निर्णय देकर, आर्बिट्रेशन के द्वारा और इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा जो जो जजमेंट दिए गए हैं उनके थ्रू वो उस मामले को, उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए कोशिश करेगा और सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा। सिक्योरिटी काउंसिल का दूसरा तरीका ये है। थर्ड क्या है, अगर वो इन दोनों से भी मामला सुलझता नहीं है तो सब थर्ड पॉइंट क्या आता है, आर्थिक प्रतिबंध। ये माना जाता है कि जब कंट्रीज के ऊपर जिनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है और उनमें डिस्प्यूट की स्थिति आ गई है, युद्ध की स्थिति आ गई है और वो नहीं मान रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उनको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए। अगर आर्थिक रूप से वो कमजोर हो जाएंगे तो श्योर है कि वो युद्ध ही नहीं कर पाएंगे या वॉर की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उनको इकोनॉमी की स्थिति जो है वो गड़बड़ा जाएगी। तो उस पर बाकी कंट्रीज क्या करना है करेंगे, यूएनओ में जो शामिल है और या यूएनओ का जो सहयोग देने वाले कंट्रीज हैं वे सभी आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, यानी वहां ना तो कोई आयात होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद कर दिए जाएंगे, जिससे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। तो उसका थर्ड पॉइंट क्या है आजमाएंगे, वो आर्थिक प्रतिबंध। पत्र व्यवहार हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए गए।
इसके बाद भी अगर मामला नहीं सुलझता तो अंतिम उपाय क्या होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल उस पर सैनिक कार्यवाही करेगी, वहां पर सैनिक कार्यवाही करेगी। सिक्योरिटी काउंसिल की खुद की कोई भी आर्म नहीं है, कोई भी सेना नहीं है। वो कौन सी सेना यूज करता है? जो उसके मेंबर्स होते हैं वो मेंबर ही अपनी फोर्स सिक्योरिटी काउंसिल को देते हैं, और वही फोर्स होगी जो कि शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैनिक कार्यवाही करती है। मैंने जैसे बताया सिक्योरिटी काउंसिल की खुद की कोई फोर्स नहीं है, बल्कि जो उसके मेंबर्स हैं उनकी जो फोर्स है वही उसकी क्या होती है? फोर्स कहलाती है, और वही सैनिक कार्यवाही करती है। तो ये हमने देखा है उसकी कि वो समाधान किस तरीके से करेगा, उसके जो मेन है वो कार्य ये हैं, इस तरीके के वो कार्य मामले हैं जो वो सुलझाता है, मामले हैं जो वो करता है। मेंबर्स देख लिए किस तरीके से, 5 मेंबर मैं आपको बता चुकी हूँ ये हैं, और 10 मेंबर इस तरीके से इलेक्ट होते हैं। हर साल अल्फाबेटिकली उनके अध्यक्ष चुने जाते हैं। हर 2 साल बाद में ये 10 मेंबरों में क्या होता है? बदलाव होता रहता है, यानी कि वो हटते रहते हैं और नए मेंबर, अस्थायी मेंबर जो है वो जुड़ते रहते हैं। ये हमने इसको आर्टिकल 23 से 32 के बीच में इसको दे रखा है। अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं, एक्चुअल में मेन कार्य क्या था? शांति व सुरक्षा बनाए रखना था। इसके अलावा 3 कार्य और हैं, अब हम देखेंगे उनको। चलिए अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से मेन कार्य हैं और उनके पास क्या क्या पावर है। तो कार्य व शक्तियां हम देख रहे हैं। सबसे पहला क्या है? शांति व सुरक्षा बनाए रखना। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे पहला वर्क क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा को बनाए रखा जाए। चैप्टर 7 में यूएनओ के जो चार्टर है उसका चैप्टर 7 यही डील करता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा बनाए रखना सिक्योरिटी काउंसिल का पहला कार्य है। आर्टिकल 39 चैप्टर 7 में आर्टिकल 39 है, वो ये बताएगा शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसे क्या क्या उपाय करने हैं। ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। क्या क्या उपाय करेगा? सबसे पहले तो पत्र व्यवहार या पत्र व्यवहार के द्वारा या आपसी समझाइश के द्वारा उस मामले को शांत करने की कोशिश की जाएगी। तब नहीं होता है तो क्या किया जाएगा? आर्बिट्रेशन के थ्रू या जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ने जो भी निर्णय दिए हैं उसके थ्रू करेगा। नहीं है तो आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भी अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो सैनिक कार्यवाही की जाएगी, और सैनिक कार्यवाही में जो यूएनओ के जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं उनकी आर्म्स को, उनकी सेनाओं को काम में लिया जाता है। तो सबसे पहला इसका वर्क क्या था? शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। यही इसका सबसे मेन वर्क है, मेन कार्य और मेन पावर भी इसके पास यही है। सेकंड नंबर क्या है? निर्वाचन संबंधी कार्य। तो निर्वाचन संबंधी कार्य निर्वाचन संबंधी कार्य में भी सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे बड़ा हाथ है। जब महासचिव का चुनाव होता है तो वहां पर भी क्या है, ना केवल महासभा, उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल की भी मेजोरिटी 2/3 2/3 जो बहुमत है उसी के आधार पर ही यहाँ पर क्या होगा, उसका इलेक्शन किया जाता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट में भी जो जजेस की नियुक्ति होती है वहां पर भी सिक्योरिटी काउंसिल की मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। सिक्योरिटी काउंसिल का महासभा के तकरीबन बराबर ही रोल रहता है, क्योंकि ये सबसे
पावरफुल पार्ट है। यूएनओ का ये सबसे पावरफुल पार्ट माना जाता है। थर्ड है पर्यवेक्षण संबंधी कोई कार्य है। पर्यवेक्षण संबंधी कोई कार्य क्या मतलब क्या है कि अगर संयुक्त जो राष्ट्र संघ है उसके सदस्यों को अगर कहीं पर भी निलंबित किया जाता है या निष्कासित किया जाता है, निलंबित किया जाता है या निष्कासित किया जाता है, तो वहां पर भी सिक्योरिटी काउंसिल का रोल रहता है। और वो कब किया जाता है? अगर किसी देश के खिलाफ सैनिक कार्यवाही सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से की जा रही है तो उस देश को यूएनओ से निष्कासित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 5 आपका निलंबन से है और आर्टिकल 6 आपका निष्कासन से रिलेटेड करता है। तो पर्यवेक्षण संबंधी कार्य में भी सिक्योरिटी काउंसिल का रोल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं संवैधानिक कार्य। यूएनओ का जो चार्टर है वो उसका एक्चुअल में एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें अगर कोई बदलाव किया जाता है या उसमें कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो वहां पर भी महासभा के 2/3 सदस्यों की मेजोरिटी के साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल के भी 2/3 सदस्यों की मेजोरिटी आवश्यक है। और उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो 5 परमानेंट सदस्य है ना उनकी 100% कंसेंट होनी चाहिए वहां पे, यानी कि उन पांचों की स्वीकृति जरूरी है। अगर एक ने भी अपनी वीटो पावर का, वीटो यानी कि उसको अस्वीकार करने की पावर का यूज कर लिया तो वहां पर बदलाव नहीं होगा। बहुत से ऐसे संवैधानिक मामले आए थे जहां पर बार बार वीटो पावर का यूज कर लिया गया, हर बार वीटो पावर का यूज किया गया, जिससे सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी डिसीजन लेने में असक्षम हो जाता है। क्योंकि जो डिसीजन उसको लेना है वहां पर पांचों में से कोई एक देश अपनी वीटो पावर का यूज कर लेता है। जब वो वीटो पावर का यूज कर लेगा तो सिक्योरिटी काउंसिल अपना कोई कार्य कर ही नहीं पाता है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाता है, कोई एक्ट नहीं कर पाता है। तो इस कारण से धीरे धीरे सिक्योरिटी काउंसिल की जो पावर है वो कम हो रही है और महासभा की पावर इसके बराबर आने लग गई है। यहाँ बस इसकी पावर को कम होने का सबसे बड़ा रीजन इन पांचों स्थायी देशों के द्वारा, जो पांचों स्थायी जो मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, इनमें से हर बार किसी ना किसी एक मेंबर के द्वारा किसी मेन मुद्दे पर वीटो पावर का यूज कर लिया जाता है, जिससे सिक्योरिटी काउंसिल अपना कोई एक्ट है वो नहीं कर पाता है या कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने में असक्षम हो जाता है। तो ये तो इसके जो 4 मेन वर्क हैं। कुछ अदर कार्य भी हैं, जो अदर पावर्स है वो भी जो सिक्योरिटी काउंसिल को दे रखी है। वो क्या है कि किसी भी ऐसे विवाद या स्थिति की जांच करना जिससे शांति को खतरा हो या टकराव बढ़ जाए। ये हालांकि शांति और सुरक्षा से रिलेट ही हैं, पर इनको अलग से भी बताया गया है। मैंने इन्हें अलग से थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है कि किसी भी अगर कोई विवाद है और अगर उसकी शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो उसकी जांच करने का कार्य भी किसका है? सिक्योरिटी काउंसिल का ही है। सिक्योरिटी काउंसिल उसमें अगर कोई खतरा बढ़ रहा है, टकराव की स्थिति बढ़ रही है, तो वहां पर वो क्या करेगा? जांच भी कर सकता है। अगला पॉइंट क्या आता है? विवादों को निपटाने के उपाय सुझाना एवं समझौते की शर्तें लागू करना। अब विवाद डिस्प्यूट किस मैटर से रिलेट करता है, तो उस मैटर का क्या है? उस मैटर को सॉल्व करने के सॉल्यूशन बताना। ये भी किसका वर्क है? सिक्योरिटी काउंसिल का ही काम है। और इसके अलावा जो समझौते होंगे, क्योंकि अगर किसी डिस्प्यूट को सुलझाना है तो सबसे पहले उसको डिस्प्यूट को खत्म करने के उपाय सुझाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, और उसके बाद में उन कंट्रीज के बीच में क्या होगा? सेटलमेंट भी करवाना होगा। तो इस सेटलमेंट की जो शर्तें होगी वो सब कौन डिसाइड करता है? आपके यूएनओ डिसाइड करता है।
7 पॉइंट आता है आपका शस्त्रों के नियमन संबंधी व्यवस्था स्थापित करना। ये बहुत ही आपने देखा होगा, बहुत ही जो बर्निंग पॉइंट रहा है। किस तरीके से कि बहुत बार ऐसा मैटर आता गया है कि आप जो अपने जो शस्त्र हैं, जो आर्म्स हैं, उनको खत्म करो या उनको क्या करो, एकदम से कम कर लो। जितनी आवश्यकता है उसके ज्यादा आप उनको मत बढ़ाओ। निशस्त्रीकरण एक आपने वर्ड सुना होगा, वो बार बार यूएनओ में आता गया, पर हर बार क्या हुआ, वही हुआ कि किसी न किसी ने वीटो पावर की यूज की और उसको मानने से इनकार कर दिया। बार बार हम देखते हैं जैसे उत्तर कोरिया, नहीं हमें नहीं सुननी किसी की, हमें तो अपने आर्म्स बढ़ानी है, न्यूक्लियर पावर बढ़ानी है। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो कि नहीं मानते हैं। पर यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट को, यूएनओ के पास जो पावर है वो उतनी नहीं होती जितनी क्या होती है, जो सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट की जो खुद की पावर होती है। इसीलिए क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट के पास में भी उतनी पावर नहीं है। अगर वे नहीं मान रहे हैं तो समझाइश बुझाइश की जा सकती है, पर तुरंत एक्शन लेना कुछ हद तक इम्पॉसिबल ही होता है। तो शस्त्रों के नियमन संबंधी बार बार क्या है, व्यवस्था की जाती है। मानना नहीं मानना वो बात की बात है, क्योंकि कोई मानता नहीं है और अपने न्यूक्लियर पावर धीरे धीरे जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। 8 पॉइंट क्या आता है, शांति के खतरे या आक्रमण की स्थिति का निर्धारण करना। कि शांति के अगर कोई खतरा उत्पन्न हो रखा है तो वहां पर आक्रमण भी करना और उसकी आक्रमण की जो सिचुएशन है उसको किस तरीके से निर्धारित करना है, ये कार्य किसका है, सिक्योरिटी काउंसिल का है। और कोई भी जरूरी कार्य करना है, कोई भी जरूरी कार्यवाही करनी है, उसकी सिफारिश करना, दूसरे जो यूएनओ के सदस्य हैं उनको इस सिफारिश में शामिल करना, उनसे कंसेंट लेना, ये कार्य किसका है, सिक्योरिटी काउंसिल का है। सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत बार क्या किया है, आर्म्स का यूज किया है, सैनिक कार्यवाही की है, जिसका बहुत एक बड़ा उदाहरण आपका इराक और कुवैत का था, जो कि कब की कार्यवाही थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1991 में इराक और कुवैत पर सिक्योरिटी सुरक्षा परिषद के द्वारा, यूएनओ की फोर्स के द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिक कार्यवाही की गई थी। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मैटर हैं, लेबनान का है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ डिस्प्यूट हुआ था, वहां पर भी। तो ये कुछ, और शुरू में युद्ध शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्टार्टिंग में ही जब इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, या उसके चलने के दौरान ही भविष्य में कभी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो या किसी और वर्ल्ड वॉर की तरफ सारे देश ना झोंक दिए जाएं, तभी से क्या हुआ कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पावरफुल संगठन की स्थापना की गई, जो कि यूएनओ के रूप में हमारे सामने है। तो उस समय भी सैनिक कार्यवाही की गई, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कई बार सैन्य कार्यवाही की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया ही है, इराक और कुवैत वाला। ठीक है, तो आज का हमारा सिक्योरिटी काउंसिल का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।